गांव घर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमेशा की तरह हम एक बार फिर से हाजिर हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट की ओर, जहां हम आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। 37 वर्षीय राजू युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। खुद राजू आर्थिक तंगी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन लगातार कोशिशों से खुद आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में काम करके बाजार में अपनी पहचान बना ली है। राजू इन दिनों बोधगया में लेडीज पर्स, जूट का थैला, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत कई तरह के सामान बनाने में जुटा हुआ है। राजू ने पहले लेडीज पर्स बनाने का काम खुद सीखा। जब बाजार में उसके पर्सों की मांग बढ़ी तो फिर ज़रूरतमंद महिलाओं और युवतियों को ट्रेनिंग देकर काम सिखाया। धीरे धीरे बाजार में उसके सामानों की मांग बढ़ने लगी, जिससे उसका कारोबार बढ़ता चला गया। इन दिनों राजू बोधगया में एक किराए के मकान में छोटी सी फैक्ट्री चला रहा है और घर पे भी सिलाई करते थे, उससे उतना प्रोसेस नहीं होता था। तो हमको यहाँ पता चला तो हम यहाँ आए हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा चला है। यहाँ थोड़ा 250 से 300 रुपये मतलब कमाई हो जाता है। जूही देवी अकेली नहीं है, उनके जैसे कई महिलाएं हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से काम के लिए दर दर भटकती हैं। ऐसे में राजू उन महिलाओं की मदद कर रहे हैं। तो हम लोग अपना खर्चे के लिए मतलब यहाँ पे आए हैं। ज़्यादा हम अभी मतलब अपना सामान नहीं निकाल पाते हैं, सर को मतलब प्रोडक्ट बना के नहीं दे पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 बना के दे पाते हैं, फिर भी मेरा पॉकेट खर्चा निकल जाता है नॉर्मली 200-250 में। राजू कम पढ़ा लिखा है लेकिन जुनूनी है। उन्होंने कहा कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी रुचि है। मुझे अपने लिए काम की कमी नहीं है। मेरी इच्छा है कि कम से कम 150-200 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में सहायक बनूं। जो मेरा बचपन से ही नया नया काम करने की रुचि रही है और मैं इस तरह का कई तरह का काम करते रहता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल के लिए 1 से 1.5 महीना पहले मैंने लेडीज़ पर्स का काम चालू किया है, जिसमें इस तरह का छोटा पर्स, इसके बाद ये बड़ा, इससे बड़ा, इसके बाद देखिए इस तरह का ये थैला, जो लोकल मार्केट में मेरा काफ़ी डिमांड होता है। मैं लोकल मार्केट के हिसाब से काम को पूरा करता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास 6 से 8 महिला काम कर रही हैं और इस तरह का मशीन को हमने सेटअप किया है कि कौन सा मशीन लगेगा, कौन सा मशीन पर क्या सिलाई होगा। उस आने वाला भविष्य में मेरे पास 100 से 150 महिला का काम है। राजू ने बताया कि बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। यहाँ देश और दुनिया से सैलानी आते हैं, जिनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या होती है। ऐसे में उनके सामान आसानी से बिक जाते हैं। तो दोस्तों, आपने ये एक रिपोर्ट देखा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम एक साक्षात्कार करेंगे और इसके लिए हमें जानकारी देंगे डिजिटल इंडिया के बारे में पवन कुमार जी। गाँव घर के दर्शकों, आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इससे जुड़ सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं निदेशक बिहार डाक परिमंडल पटना से पवन कुमार जी। सर, पहले तो सबसे आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, डिजिटल इंडिया क्या है, इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और डिजिटल इंडिया की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। इसके पीछे कई लक्ष्य थे। सरकार आपके द्वार की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए, सुशासन की अवधारणा को सार्थक करने के लिए, ई गवर्नेंस की अवधारणा को सार्थक करने के लिए, एक तरह से राम राज्य की अवधारणा को सार्थक करने के लिए उठाया गया एक कदम है, जिसके द्वारा लोगों को सरकार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं को लोगों तक कैसे प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य से उठाया गया कदम है। गांव और शहर के बीच की जो दूरी है उसको कैसे कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। जो अमीर लोग हैं और गरीब हैं उनके बीच का जो फासला है उसको कैसे कम किया जाए। तो अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की सोच के तहत इस डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है और इसके चलते सरकार के जो विभाग हैं उनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटलाइज की जा रही है योजनाओं को
और जो सारी योजनाएं हैं, जो भारत सरकार के विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न मंत्रालय हैं, उनके अपने कई योजनाएं होती हैं। उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, गाँव तक कैसे पहुंचाया जाए, जो देश की राजधानी है वहाँ से जो दूर अवस्थित प्रांत हैं और उन प्रांतों से दूर अवस्थित जो गांव हैं, जो इलाके हैं, उन तक कैसे पहुँचा जाए, वो लोग कैसे पहुँच सके सरकार तक, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। और ये सारे विभाग अपनी तरह से डिजिटल योजना को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। सरकार ये कोशिश कर रही है कि डिजिटल इंडिया के योजना के तहत जो विभिन्न मंत्रालय हैं अपनी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से, प्रभावी तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त सोच के तहत लोगों तक पहुंचा सके। सर, बहुत सारी बातें आपने तो कही कि डिजिटल इंडिया क्या है, इसके बारे में बताया, लेकिन अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त डिजिटल इंडिया का ये उद्देश्य है, तो बाकी जो और भी डिजिटल इंडिया से लोग जुड़ते हैं, तो मतलब कितना फ़ायदा होगा इसका, कि मतलब जब इससे जुड़ गए तो कहाँ तक, कैसे, क्या करें कि इसका उनको फ़ायदा मिले, उनको लाभ मिले, इस बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। प्रक्रियाएं आसान हो गई है डिजिटल इंडिया के तहत। हमारे पास यदि हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन है, नेट की कनेक्टिविटी है, तो पहले जिस काम के लिए हम बैंकों का चक्कर लगाते थे, पहले जिस काम के लिए हम पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाते थे, पहले जिस काम के लिए रेलवे स्टेशन पर जा कर के लंबी कतारों में हम खड़े होते थे, पहले जिस काम के लिए हम थानों में जा कर के लंबा इंतज़ार करते थे, अस्पतालों में जा कर के हमें लाइन लगाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, वो चीज़ें आसान हो गई है। आज की तारीख में अपने स्मार्टफोन के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से, जिसमें नेट की कनेक्टिविटी हो, सरकार की योजनाओं तक पहुंच आसान हो गई है। आपको खाते खुलवाने के लिए घर बैठे आप अपने स्मार्टफोन से अकाउंट खोल सकते हैं। आपको पता ही है कि आज की तारीख में बैंकों में हम कितनी बार जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में हम कितनी बार जाते हैं। एक बार यदि हमारा अकाउंट ओपन हो गया तो घर बैठे हम अपने अमाउंट को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। कई जो भी संस्थाएं हैं उनकी सहयोग से, यदि हमारे पास एक बैंक का कोई अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, तो बिजली बिल यदि हमारा बकाया है तो घर बैठे आज की तारीख में बिजली घर में जा कर के बिजली के जो भी दफ्तर होते हैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से या बैंक के अकाउंट से बिजली बिल का जो बकाया है उसे जमा कर सकते हैं। आप अकाउंट से यदि पानी का बिल है उसे हम जमा कर सकते हैं, गैस का कोई बिल है तो उसको हम जमा कर सकते हैं। यदि हमें ट्रेन का टिकट बुक करना है तो पहले वो भी ज़माना हम लोगों को याद है कि कितनी लंबी कतारें होती थी, कितनी बीच में बिचौलिए होते थे जो ये दावा करते थे कि मुझे 10-20 रुपए दे दीजिए और मैं आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम टिकट आसानी से आपको उपलब्ध करा देंगे। आज उसकी ज़रूरत नहीं है। आज हमें स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें किसी व्यक्ति की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी जान पहचान वाले अधिकारी या कर्मचारी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। हम घर बैठे ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। हम घर बैठे यदि हमें हवाई सफ़र करना है तो एयरपोर्ट का टिकट बुक कर सकते हैं। यदि किसी कारण से हमें अपनी यात्रा को रद्द करना है तो हम उस टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं। उस टिकट को अपनी सुविधानुसार रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें किसी हॉस्पिटल में, सरकारी संस्थान में डॉक्टर से चेकअप कराना है तो पहले तो सुबह में 3 बजे से जा कर के लोग लंबी कतारों में खड़े हो जाते थे। आज की तारीख में ऑनलाइन वो सब नंबर लग रहा है। जो समय हमें दिया गया है उस समय पर जा कर के आसानी से अपना चेकअप करा सकते हैं। टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उसी तरह से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। पहले हमारे पास जानने का एक ही माध्यम था कि हम उस दफ्तर में जाएं या किताबों के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से उस बात की जानकारी प्राप्त करें। आज की तारीख में आप एक क्लिक से किसी भी मंत्रालय की, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की कोई योजना हो या संचार मंत्रालय की कोई योजना हो या शहरी विकास मंत्रालय की कोई योजना हो या पंचायती राज मंत्रालय की कोई योजना हो या संस्कृति विभाग का कोई योजना हो या सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय, जितने भी सरकार की विभागें हैं, मंत्रालय हैं, उससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं, हम घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से नेट की कनेक्टिविटी यदि उसमें उपलब्ध है तो जान सकते हैं कि सरकार के द्वारा कौन सी योजना हाल के वर्षों में शुरू की गई है, कौन सी योजना अभी शुरू की गई है, किस योजना से कितने लोग लाभान्वित हैं, उस योजना तक पहुँच स्थापित करने के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमें उसके लिए क्या करना है। ये सारी योजनाएं, ये सारी सूचनाएं हमें घर बैठे मिल रही है। तो एक क्रांतिकारी कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है और सही मायने में ये इस क्रांति का फ़ायदा देश को मिल रहा है। और यही कारण है कि आज जो गांव के लोग भी बड़ी बड़ी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, सरकार की
जो मंसूबे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इसके पीछे डिजिटल इंडिया की अवधारणा है, डिजिटल इंडिया अभियान का प्रयास है। बिल्कुल। लेकिन सर, जहाँ पे हमारे फ़ायदे की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है वो भी हमें सुनने को मिल रहा है कि डिजिटल इंडिया से जुड़ने के बाद कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें। तो आपने सही कहा कि इस डिजिटल इंडिया के कई निगेटिव पॉइंट भी हैं। साइबर क्राइम हम लोग रोज़ सुनते हैं कि हमारे बैंक से पैसा निकल जा रहा है और हमें पता भी नहीं है। कई बार हम लोग अपना OTP दूसरे को शेयर कर देते हैं। कई बार हमें कुछ झांसा दे करके ऐसी योजनाओं के बारे में बताई जाती है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपको एक मैसेज भेजा गया है, कृपया करके उस पर क्लिक करें। तो ये लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप रातों रात कैसे अमीर बन सकते हैं। लोग इतने वर्षों तक पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतने वर्षों तक मेहनत कर रहे हैं, अपने उद्यमिता के जीवन में अपने समय को समर्पित कर रहे हैं, उसके बाद वो कुछ हासिल कर रहे हैं। तो हम लोगों को किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। और ख़ास करके मैं सबके लिए ये विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि आपके मोबाइल पे यदि कोई भी OTP आए तो कृपया करके उसको शेयर न करें, उसको साझा न करें, उसको दूसरे को न बताएं। सर, डिजिटल इंडिया से जुड़ी आपने इतनी सारी जानकारी दी, इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि कैसे उनसे लाभ लिया जा सकता है और कैसे अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उससे बचा भी जा सकता है। इन सब के बारे में जितनी अच्छी आपने जानकारी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गाँव घर के जितने भी दर्शक हैं उन्हें ये जानकारी काफ़ी उपयोगी लगी होगी। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अब जो हमने डिजिटल इंडिया के बारे में इतनी जानकारी ली कि कैसे उससे जुड़ सकते हैं, कितना उसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, जो भी फ्रॉड होगा उससे कितना जो है हमारे लिए ज़रूरी है, इन तमाम जानकारी हमें दिए हैं पवन कुमार जी। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम जानेंगे घरेलू नुस्खे के बारे में, क्योंकि हमारे आसपास कह सकते हैं हमारे किचन में, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी तक नहीं होती कि वो कितना गुणकारी है, हमारे लिए कितना लाभकारी है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी घरेलू नुस्खे में। नमस्कार ग्रामीण भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर दीपाली सुंदरी वर्मा। मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताना चाह रही हूँ जिसको आप उपयोग में लाने के बाद बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सर्वप्रथम, जैसा आप बता रही हूँ कि अभी गर्मियों का मौसम है, तो मैं उसे जीरा के बारे में आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जीरा जो है उसमें बहुत ही शीत बीर्ज होने के कारण और गर्मियों में हमेशा आप देखेंगे कि अपच जैसी बीमारी, एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन जैसे रोग आए दिन मिला करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप जीरा को दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक सादा जीरा और एक भुना हुआ जीरा। तो सादा जीरा आप किसी यूज में करें वो अलग बात है, लेकिन अगर आप भुने हुए जीरे को अजीर्ण जैसे रोगों में आप पहले ग्रास में, अगर खाने के पहले ग्रास में लेंगे तो आपकी अजीर्णता दूर होगी एंड भूख में कमी जो रहती है वो भूख में कमी दूर होके आप पूरे तौर से आप अच्छी ढंग से खा सकते हैं। और साथ ही साथ आप जैसा जानते होंगे कि जीरा जो है एक कैल्शियम रिच प्लांट्स है और इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसीलिए नई प्रसूता जो बच्चे डिलीवर्ड करती हैं उसमें आप जीरे का हलवा किसी दूध में भिगो के और उसे जीरे का हलवा खिलाया जाता है। आप लोग भी ऐसा जानते होंगे। और ये खिलाने से जो कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है वो कैल्शियम को पूरा किया जाता है। साथ ही साथ आप अगर जैसा कि आप जानते होंगे या सुना करते होंगे कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इट मीन्स कि ब्लड में आपका फैट बढ़ गया है। तो वो फैट को कम करने के लिए अगर आप जीरा को रात में फुला दें पानी में डाल के और 1 कप पानी को सुबह सुबह खाली पेट पिए तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेगा और आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जीरे को अगर अपच हो रही है तो अपच में जीरा और अजवाइन, जीरा, अजवाइन, सौंफ
को सम भाग लेके उसे आप हल्का भून लेंगे और उसको किसी खरड़ मूसल में आप उसको चूर्ण कर लें। चूर्ण करने के बाद एक चूर्ण पाउडर बना लें और उसमें सेंधा नमक मिला के आप उसे रखें और सुबह शाम खाएंगे तो अपच जैसी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अब मैं दूसरी औषधि लेना चाह रही हूँ। अजवाइन को भून के और अगर हम फाँकते हैं तो पेट दर्द से हमारा निवारण होता है। हमेशा कोई भी ड्रग्स लें उसे आप औषधीय गुण से भले ही भरपूर हो लेकिन सम मात्रा होना चाहिए। सम मात्रा नहीं रहने से वो हानिकारक प्रभाव भी डाल सकता है। तो आप 1 से 3 ग्राम इस अजवाइन को लेंगे और उसे खाएंगे। उसके साथ साथ अनुपान के तौर पे गर्म पानी पिएंगे तो वो आपके लिए हितकर होगा और पेट के दर्द से निवारण होगा। यही नहीं, जब आप सामान्य भाषा में आप देखेंगे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होता है उसकी अगर कब्जियत मामला होता है, कब्जियत का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस अजवाइन को एक पतले कपड़े के में पोटली बना के और उसके नाभि के जस्ट नीचे किसी तवे पे या गरम करके उसको वहाँ सेकेंगे तो उस सेकने से उसका कब्जियत दूर होगा और पेट का दर्द भी दूर हो सकता है। साथ ही साथ जब आप सामान्य लड़कियां जो डिस्मेनोरिया जिसे किस्सार्तब करते हैं, पीरियड के समय, माहवारी के समय में अगर पेट में दर्द होता है, ऐसे कंडीशन में भी अजवाइन को अगर एक चम्मच अजवाइन को खा के और गर्म पानी पिए पीरियड के दौरान तो उस समय ब्लीडिंग भी सही होगा और पेट दर्द का निवारण होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई घरेलू नुस्खे की। अब बात करते हैं योग की, क्योंकि योग भी जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी है। योग से हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला सेगमेंट, योगासन आपके लिए। योगा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आज के जीवन में। ये आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में योग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कुछ आसन मैं आपको आज बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल रख सकते हैं अपने शरीर को और मेंटल रिलैक्सेशन, हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा रख सकते हैं अपने घर में रहकर। डंडे अमना जनु शीर्षासन। डंडे अमना जनु शीर्षासन आपके थाई मसल को टोन करता है, आपके बैक में स्ट्रेच लाता है, आपके शोल्डर में को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, शोल्डर को भी स्ट्रेच करता है, ठीक है। तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करता है। तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं डंडे आमना जनु शीर्षासन। चलिए राइट लेग उठाएंगे 90 डिग्री एंगल पे, एकदम स्ट्रेट रखेंगे अपने पैर को, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। फिर सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे की ओर झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका चेस्ट आपके थाई में टच हो और एड़ी पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एड़ी पकड़ना है, आगे उंगलियां नहीं पकड़ेंगे पैरों की। नाउ सबसे पहले जिस पैर पे आप खड़े हैं उसका घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे। जिस पैर पे आप खड़े हैं उसका घुटना हल्का सा भी बेंड नहीं होने देंगे। फिर स्लोली जितना आपका कैपेसिटी है धीरे धीरे इनिशियल स्टेज पे स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको खड़े रहना है एक पैर पे। एक पैर पे खड़े होने की प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाएगी तो स्ट्रेच आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आराम से फिर दोनों एल्बो को घुटने के बगल में टच करने की कोशिश करेंगे। सेकंड थर्ड हेड को नी में टच करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आराम से होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। तो इसी आसन को हम दूसरी तरफ से आपको फिर से करके दिखाएंगे एक बार और, दूसरी तरफ से। चलिए एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर अपना पैर उठाएंगे एकदम 90 डिग्री एंगल, एकदम ध्यान दीजिएगा आपका पैर एकदम 90 डिग्री एंगल पे हो। बैलेंस करेंगे बॉडी को, सांस छोड़ते हुए डाउन आएंगे, अपने एड़ी को होल्ड करेंगे, स्लोली पैर को स्ट्रेच करेंगे सामने की ओर। बैलेंस करते हुए जहां आपको लगे कि आप अनबैलेंस हो रहे हैं वहां पे होल्ड कीजिए अपने शरीर को, बैलेंस कीजिए पहले, उसके बाद जब आप स्टेबिलिटी वापस प्रॉपर हो जाए तभी आगे बढ़ें। फिर स्लोली एकदम आराम से आसन कंप्लीट होने के बाद 8 to 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद स्लोली वापस
फर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। दंड्यमना धनुरासना। चलिए, स्टैंडिंग बो पुलिंग पोज, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। स्टैंडिंग बो पुलिंग पोज में आपके कमर के पास, कमर को टोन करता है, आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। अगर साइड में कमर में आपको पेन रहता है तो ये आसन करने से पेन में भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होता है। ठीक है, आपके हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच करता है, आपके बटॉक्स को भी स्ट्रेच करता है और अपर लैट्स को, पीठ को भी स्ट्रेच करता है ये। चलिए, तो इस आसन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अपने राइट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। हाथ को ध्यान दीजिएगा, हाथ को बिल्कुल कान के पीछे रखेंगे। उससे क्या होता है कि आपका बॉडी अलाइनमेंट एकदम बिल्कुल सीधा रहता है। अगर हाथ आपका कान के आगे रहता है तो बॉडी अलाइनमेंट आपका हल्का टेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण बॉडी वेट, अगर हाथ का वेट आगे है तो आपका बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे आप अनबैलेंस होते हैं। इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि अपने हाथ को कान के पीछे रखेंगे। फिर अपने हथेली को, अंगूठे को बाहर की तरफ मोड़ेंगे। फिर अपने पैर के एंकल को पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एंकल जॉइंट आपको पकड़ना है। एंकल में मतलब आप अपने पैर के अंगूठे या उंगलियों को नहीं पकड़ेंगे या फिर नीचे नहीं पकड़ेंगे, एकदम एंकल के जॉइंट को पकड़ेंगे। फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आपको सबसे पहले इस पोजीशन को होल्ड करना है, स्टेबल होना है इस पोजीशन में। सेकेंड स्टेप, सिर्फ अपने हाथों को सामने लाएंगे शोल्डर लेवल पे। धीरे धीरे स्लोली हाथ को एकदम स्ट्रेट शोल्डर लेवल पे सामने सीधा रखेंगे। फिर स्लोली पैर को धीरे धीरे किक करने की कोशिश करेंगे। चेस्ट को एकदम सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे चेस्ट डाउन नहीं जाए आपका, और एकदम होल्ड, जस्ट बैलेंस करेंगे इसी पोजीशन में। परफेक्ट, बहुत अच्छे। इस आसन में 8 to 10 ब्रेथ्स होल्ड करने के बाद स्लोली फर्स्ट पोजीशन में वापस आएंगे, एकदम आराम से। पैर को नीचे, हाथ ऊपर। आसन के बीच में हमेशा ध्यान दें कि आप लंबी गहरी सांस लेते रहें। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। दोस्तों, ये योगासन हो गया। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि हम आपका मनोरंजन क्यों नहीं किए, क्यों नहीं करेंगे। भाई इतनी सारी जानकारी दी, योग कर लिए, घरेलू नुस्खे के बारे में बात की। मनोरंजन तो हमारे लिए, आपके लिए जीवन का एक अंग है, ज़रूरी है। तो आइए उठाते हैं आनंद इस एक प्यारे से लोकगीत का। घेरी घेरी जावे बदराया धी आधी रतिया रामा, किया हो रामारी मेरी झिमिरी रस बरसे, सावन भादो अंगन माना। घेरी घेरी आवे बदराया धी आधी रतिया रामा, घेरी घेरी आवे बदराया धी आधी रतिया रामा, किधरे रामारी मेरी झिमिरी रस बरसे, सावन भादो अंगन माना। किधरे रामारी मेरी झिमिरी रस बरसे, सावन भादो अंगन माना। सवारे आपन सोर हो सिंगरवा रामा, धरती सवारे आपन सोर हो सिंगरवा रामा,
लहरे लहरे लहरावे पवनवा धानी चुनरियाना कि हरे रामा लहरे लहरे लहरावे पवनवा धानी चुनरियाना। बगीचन में फूले बेला री चमेलिया रामा बगीचन में फूले बेला री चमेलिया रामा। तो दोस्तों समय ने इशारा किया है आपसे अब विदा लेने का। अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रम में कह सकते हैं, हम फिर से एक बार आपके लिए बहुत सारी जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।